गुड मॉर्निंग। ये उत्तराखंड एई का 2013 का जो पेपर है, सिविल का पेपर 1 है, तो इसका पहला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस ग्रेविटी डैम में उसका रेशियो इन्फिनिटी होता है। जब फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 9 होता है तो उसे स्ट्रॉन्ग जंप बोलते हैं, ठीक है। और डिस्चार्ज ट्रैंगुलर वायर का पता ही होगा, 8/15 √2G 10θ/2 h⁵ होता है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, डी हो जाएगा इसका। कन्फाइन एक्विफर वही होता है दो इम्परवियस स्ट्राटा के बीच में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर ओपन चैनल है, डिस्चार्ज 15 क्यूमेक है, डेप्थ ऑफ फ्लो 1.5 मीटर है, स्लोप इतना है। तो डिस्चार्ज निकालना है। जब स्लोप 1/440 से 1/1000 हो जाएगा तो उस टाइम पे डिस्चार्ज क्या होगा वो निकालना है। तो आपको पता है क्यू डिस्चार्ज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ स्लोप। तो अब यहाँ पे Q1 हो गया, आप Q1/Q2 क्या हो जाएगा उनका स्लोप का रूट ऑफ स्लोप। अब Q1 का स्लोप क्या है 1/1440 डिवाइड बाई 1/1000। यहाँ 0 से 0 कट गया तो ये आपका ये Q1/Q2 आ जाएगा, आपका Q1/Q2 आ जाएगा 10/12। इसको सोल्व रूट निकाल के 1/12, यहाँ से आपकी Q2 की वैल्यू आ जाएगी, Q2 की वैल्यू आ जाएगी 18 क्यूमेक। Q1 आपको 15 क्यूमेक दिया है, मल्टीप्लाई कर देना 18 आ जाएगा। अब यूनिफॉर्म फ्लो है, डेप्थ इतनी है, फ्रॉड नंबर इतना है, तो आपको स्पेसिफिक एनर्जी निकालनी। स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है, ये इज इक्वल टू EP प्लस EK। पोटेंशियल एनर्जी तो वही होगी आपकी 0.6 में। अब आपको निकालना है EK काइनेटिक एनर्जी। तो EK क्या हो जाता है V²/2G, V²/2G हो जाता है। अब यहाँ पे आपको फ्रॉड नंबर दिया है, तो फ्रॉड नंबर क्या होता है V/√GH। तो यहाँ पे आपको फ्रॉड नंबर 2 है, G की वैल्यू 9.81, H आपको 0.6 मीटर दिया है, वहाँ से आप वेलोसिटी निकाल लोगे और वेलोसिटी की वैल्यू इज यहाँ पे इसमें पुट कर दोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, और उसमें 0.6 ऐड करोगे तो टोटल स्पेसिफिक एनर्जी आ जाएगी 1.8 मीटर। हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल का कंजुगेट डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप 0.25 और 1.25 है। तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आपको पता ही है, y2 माइनस y1 का क्यूब डिवाइड बाई 4 y2 y1 होता है। तो आपको यहाँ से एनर्जी लॉस 0.8 मीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्चार्ज ऑफ वी नॉच वायर, वही हो गया आपका ट्रायंगुलर, इसका भी वैल्यू h की पावर 5/2 के बराबर होते हैं, ठीक है। अगला एक ट्रेपेजोइडल चैनल है, बेस विड्थ इतनी है, ठीक है। ट्रेपेजोइडल सेक्शन हो गया, इसकी बेस विड्थ होगी आपकी 5 मीटर। अब यहाँ पे स्लोप दिया है 2 हॉरिजेंटल और 1 वर्टिकल। तो आपको पता है m की वैल्यू, m क्या होता है, m होता है आपका हॉरिजेंटल अपॉन वर्टिकल। तो ये हो गया आपका 2, ठीक है। तो अगर ये y है, ये आपको दिया है, अगर ये आपकी डेप्थ जो है y है, तो जो इसके हॉरिजेंटल ये होगा वो m/y होगी। तो आपको डेप्थ 1 मीटर दी है, तो आपका ये जो होगा m की वैल्यू 2 है, तो ये 2 मीटर हो गया। तो मतलब जो इसकी टॉप विड्थ होगी 5 2 7 9 मीटर आ गई, 9 मीटर इसकी टॉप विड्थ होगी। तो अब इसमें वेलोसिटी इतने दिए तो सुपर क्रिटिकल है या मतलब किस टाइप का है वो निकालना है। तो आप उसको फ्रॉड नंबर से निकाल सकते हो। फ्रॉड नंबर क्या होता है V/√G/D। अब यहाँ पे क्या है, जो D होता है ये डेप्थ नहीं होता है, वो वेटेड एरिया अपॉन
तो टॉप विड्थ हो गया। तो आपको वेटेड एरिया निकालना होगा, तो इसका एरिया निकल जाएगा हाफ, ये जो ये ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल लेना आप, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, तो उससे इसका एरिया आ जाएगा और टॉप विड्थ 9 होगी। तो इससे आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी और डी की वैल्यू इस इक्वेशन में लिख देना, फ्रॉड नंबर आएगा। फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, फ्रॉड नंबर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.33 आ रही है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो ये सुपर क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा। एज पर IS को मिनिमम ग्रेड और कंक्रीट जो होता है M30 लेते हैं प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के लिए। अब प्री टेंशनिंग प्रीस्ट्रेस कंक्रीट होता है तो M40 हो जाता है मिनिमम ग्रेड। स्लैब में 415 के लिए 0.12% लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया का, अगर माइल्ड स्टील होता तो 0.15%। अगला क्वेश्चन है, नॉमिनल शियर रेजिस्टेंस V है और जो कंक्रीट के द्वारा रजिस्ट किया जाता है वो C है, तो जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे वो V - C के लिए प्रोवाइड कराई जाएगी, तो इसका आंसर होगा C। द पर्पज ऑफ हाई टेंसिल स्टेनलेस स्टील वायर इन प्री स्ट्रेस जो होता है टू इम्पार्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, इसका आंसर B हो गया। जो पोस्ट टेंशनिंग में होता है वो लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन अकॉर, इसका आंसर A हो गया। मिनिमम रेनफोर्समेंट इन सर्कुलर कंक्रीट एज पर IS 456 का होता है, मिनिमम जो होता है 8% तो जरूरी 8% मिनिमम जरूरी होता है, और सर्कुलर के लिए 6 बार्स होना जरूरी है, और जो मेन रेनफोर्समेंट है उसकी डाया 12 mm से ज़्यादा होनी ज़रूरत है, तो इसका आंसर D हो जाएगा। स्पैम टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो कंटिन्यूस बीम के लिए 26 होता है, कैंटिलीवर के लिए 7 हो गया, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 होता है। इन रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग ऑन सॉइल मिनिमम थिकनेस ऑफ एज शुड बी नॉर्मली, इसका आंसर है B, 150 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेलिकली रेनफोर्स कॉलम जो होता है वो 5% ज़्यादा हो जाता है, इसका आंसर नहीं हो गया। द पर्पस ऑफ डिजाइन ऑफ कंक्रीट फुटिंग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम टू बी लीनियर एज्यूम करते हैं। होप टेंशन इन RCC वाटर टैंक विल बी रेजिस्ट बाई स्टील, ठीक है, स्टील ही टेंशन, मेनली स्टील जो होता है टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए बनाया जाता है, कंक्रीट जो है सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को रेजिस्ट करेगा। तो फैक्टर ऑफ यूज टू अकाउंट द डिफरेंट इन स्ट्रेंथ इंडिकेट बाई क्यूब टेस्ट और स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है 0.67 FC के होता है, तो इसका आंसर A हो जाएगा। WSM में जो होता है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होता है, उसका आंसर B हो गया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट और स्टील के लिए 1.5 और 1.15 होता है, तो इसका आंसर C हो जाएगा। अगला RCC कॉलम में जो स्पेसिंग ऑफ जो लॉन्गिट्यूड बार होता है वो मैक्सिमम 300 mm तक होनी चाहिए, तो इसका आंसर D हो गया। अगला इसमें वैल्यू और लिमिटिंग मूवमेंट रेजिस्टेंस वो RCC बीम वो उसका फॉर्मूला होता है 0.36 FC के JK BD स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको 500 के लिए ग्रेड के लिए K की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.46, और जो J की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1 - 0.42 इंटू K। तो यहाँ पे आप K की वैल्यू लेके J की वैल्यू निकाल लेना और इसको सॉल्व कर दोगे तो ये 3.33 BD स्क्वायर आ जाएगा। ये सेक्शन दिया है आपको सर्कुलर ए स्क्वायर कॉलम सेक्शन इतना दिया है आपको, इसमें ट्रांसफर रेनफोर्समेंट निकालना है, तो जो ट्रांसफर रेनफोर्समेंट है वो 5 वो ग्रेटर देन होना चाहिए आपका जो लॉन्गिट्यूड है रेनफोर्स है बाई 4 से, तो ये वैल्यू 6.25 के आसपास आ रही है, तो जो 5 है वो 6 mm से ज़्यादा होना चाहिए, एक कंडीशन ये होगी। और दूसरा हो गया जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो मिनिमम 16/5 जो मिनिमम होता है उसके बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे मतलब 16 इंटू मिनिमम जो डायवार है वो 16 की है, तो ये 256
जो स्पेसिंग है 256 से कम होनी चाहिए। तो इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसको हम बी पे लगा लेते हैं टिक। इन केस ऑफ वन वे स्लैब है, वन वे स्लैब जो भी स्लैब होते हैं हमेशा शॉर्टेज स्पैन के लिए डिज़ाइन किए जाएंगे। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर बॉन्ड में फेल हो जाता है तो हम यूजिंग थिनर बार एंड मोर नंबर ऑफ नंबर्स करके उसे रिसॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो गया। एक सर्कुलर वाटर टैंक है, तो इसमें होप टेंशन की वैल्यू होगी हाफ गामा एच टी। अगला क्वेश्चन है, ये आइसोलेटेड टीवी में इसका इफेक्टिव विड्थ निकालना है, लेकिन फिगर नहीं दिया इसमें, तो छोड़ो इसको। ये सिंगली रेनफोर्स बी में 300 विड्थ है, 700 mm इफेक्टिव डेप्थ है, 200 mm स्क्वायर स्टील पर है, एम की वैल्यू दी है। तो आपको इसमें न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। तो आपको पता है ये WSM का हो गया, क्योंकि मॉडुलर रेशो की वैल्यू दी है, तो WSM का हो गया। WSM में का होता है आपका B इंटू एक्स ए स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू MAST इंटू D माइनस एक्स ए। यहाँ से आप एक्स इक्वेशन में वैल्यू पुट करके एक्स ए निकाल लेंगे। एक्स ए 300 mm आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीस्ट्रेस कंक्रीट बीम में, तो आपको टॉप फाइबर बेस का स्ट्रेस निकालना है। प्रीस्ट्रेस बीम हो गया, ये हो गया आपका बीम हो गया। यहाँ पे आपको ये इसका CG सेंटर पॉइंट हो गया। यहाँ से एक लोड लगेगा 810 किलो न्यूटन का, 810 किलो न्यूटन का लोड है। इसकी जो इसेंट्रिसिटी है ई की वैल्यू दी है आपको, ई की वैल्यू दी है 360, यानी ये जो डिस्टेंस है ये 360 mm का हो गया। तो यहाँ पे एक तो जो डायरेक्ट लोड लगा है उसकी वजह से कंप्रेशन आएगा पूरे इसमें, ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रेस आएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा आपका P अपॉन ए। और दूसरा हो जाएगा आपका ड्यू टू मूवमेंट। तो इसकी वजह से जो कंप्रेशन आएगा वो है। लेकिन अब जो इसका जो बॉटम फाइबर है उसमें आएगा आपका कंप्रेसिव फोर्स, और जो टॉप फाइबर है उसमें आएगा टेंसाइल फोर्स, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होगी PE अपॉन जेड। तो यहाँ से आप इसको, और ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये कंप्रेसिव है और ये टेंसाइल है, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी -4.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर mm स्क्वायर आ जाएगी। राफ्ट, अगला है राफ्ट फाउंडेशन जो होती है वो सॉइल हैविंग लो बेयरिंग कैपेसिटी, ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर। अगला इन केस ऑफ कॉलम ऑफ मिनिमम डायमेंशन 200 mm बन जाए तो होल मिनिमम कवर जो होता है वो 25 mm। वैसे तो कॉलम के लिए 40 mm होना ज़रूरी है, पर जब मिनिमम डायमेंशन 200 mm होता है IS कोड के अकॉर्डिंग ये 25 mm लेते हैं। LSM में RCC फ्लेक्जर में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो कंप्रेसिव फोर्स के टॉप में, मतलब ये है जब आप LSM में डिज़ाइन करोगे तो ये मान लो आपका एक्स हो गया, तो ये ऐसे ऐसे करके यहाँ से जाता है। तो यहाँ पे दो फोर्स लगते हैं, एक तो ये रेक्टेंगुलर की वजह से, एक ये पैराबोलिक। तो इनका जो CG होता है, जिनका CG पॉइंट होता है वो टॉप फाइबर से कितनी डिस्टेंस में होता है ये है। तो ये 0.42 डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है, ठीक है। डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम है, D इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, X मीन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। स्ट्रेन निकालना है आपको, तो ये इसका डायग्राम बना लेते हैं हम। ये होता है आपका 0.0035, और ये आपका हो गया कंप्रेशन रेनफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया आपका D' जो होता है इफेक्टिव कवर हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी D' होगी। ये टोटल आपका XM हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 सिमिलर टैंकर से 0.0
0.0335 डिवाइड बाई XM इक्वल टू, ये वैल्यू आप एक्स ले EC ले लीजिए, EC डिवाइड बाई XM माइनस D डैश, तो ये यहाँ से इसकी वैल्यू B आ जाएगी। सॉल्व करना। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस RCC बीम फॉर 415 जो होता है 0.48 D होता है। द मिनिमम स्ट्रेन बार और स्टील बार, ये इसका आंसर C हो गया। 0.87 सिग्मा वाई डिवाइड बाई ES प्लस 0.002। 456 जो कंक्रीट की जो इलास्टिसिटी होती है 5000 रूट FC के होती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। जो फिक्स सपोर्ट होता है वो कंजुगेट बीम में फ्री सपोर्ट बन जाता है। इफ़ कंपोजिट बार स्टील एंड कॉपर इज हीटेड तो कॉपर बार विल बी, जो कॉपर का थर्मल एक्सपेंशन कांस्टेंट होता है वो स्टील से ज़्यादा होता है, तो जब हीट करेंगे तो कॉपर जो होगा एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, बट स्टील उसे एक्सपेंड करने से रोकेगा, तो कंप्रेशन आ जाएगा। एक 3 इंच सिमेट्रिक आर्च से आपको ये दिया गया है, तो आपको इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालनी है यहाँ पे H की वैल्यू। तो सबसे पहले आप जो ये वर्टिकल रिएक्शन है इनको निकाल लीजिए। वर्टिकल रिएक्शन ये मान लिया, हाँ, RA प्लस RB आपकी आ जाएगी 2P, ठीक है। अब आप MA के अकॉर्डिंग मूवमेंट को 0 कर दीजिए, तो यहाँ से आपका RB इंटू 8 माइनस 2P इंटू 5 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको RB की वैल्यू 10P डिवाइड बाई 8। RB की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10P डिवाइड बाई 8, ये 5P/4 आ जाएगी। और वैसे ही आपको RA की वैल्यू आ जाएगी आपकी, टोटल कितना है 2P माइनस 5P/4, तो RA की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3P/4। RA निकल गया, RB निकल गया। अब क्या कर रहे हो आप, इधर साइड से इतने पोर्शन को लो और ये पॉइंट जो C है इस पर मोमेंट 0 कर दो। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन H मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा तो आपका RA इंटू 5 माइनस H ये इंटू 1.5। तो यहाँ से जो H की वैल्यू होगी वो आपको इक्वल टू 0 कर देना। H की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी, सॉरी 2P की मिल जाएगी। डिफ्लेक्शन ऑफ एट एनी मिड पॉइंट ऑफ बीम AB बाई यूनिट लोड मेथड, कोई भी मेथड यूज करो वैल्यू सेम ही आनी है। तो इसका होता है 55384 WL स्क्वायर बाई EA। तो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका आंसर नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। हम यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है एंड पे। तो यहाँ पे निकालो, सिमेट्रिक है सेम ही होगा। तो इसमें सबसे पहले तो या तो आप एक इस इन पे निकालते हैं, हम इस लोड के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है WAB स्क्वायर, WA क्या है आपका यहाँ पे L/3 इंटू B स्क्वायर, B क्या है आपका यहाँ पे 2L/3 का स्क्वायर, WAB स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो ये आपका इस लोड की वजह से यहाँ पे जो मूवमेंट आया वो निकल गया। प्लस क्या कर देंगे, अब इस लोड की वजह से यहाँ पे वो निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला भी ये होगा WA यहाँ पे क्या हो जाएगा 2L/3 इंटू B क्या हो जाएगा L/3 का स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/9WL। अब अगला है एक बीम है, एक बीम है
ये बी पे फिक्स्ड है, ए पे हिंज है, ए पे हिंज है। तो इफ़ मूवमेंट एम, इंड पे अगर मूवमेंट एम अप्लाई हो रहा है तो आपको निकालना था बी पे कितना मूवमेंट अप्लाई होगा। तो बी पे जो होता है, जो फिक्स इंड होता है, आपको पता है इसका कैरी ओवर फैक्टर कितना होता है, 1/2 होता है, तो ये m/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये फॉलोइंग कैंटिलीवर शो करता है, तो मूवमेंट के एरिया थ्योरम की वजह से स्लोप निकालना है। कोई भी थ्योरम लगाओ, MCQ है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। W2/2E है, आपको याद हो गए, सीधे ही वैल्यू रख देना है। द शेयर स्ट्रेस ऑन ए बीम सेक्शन इज मैक्सिमम, पता है न्यूट्रल एक्सिस पे होता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। अगला एक सिंपली सेंटर में इसका लग रहा है लोड, तो जो डिफ्लेक्शन है, जब इसकी विड्थ और डेप्थ दोनों को डबल कर देंगे तो तब डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बीम हो गया आपका। आपको पता है डिफ्लेक्शन क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड के उसमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है WL क्यूब अपॉन 48 EI। अब दोनों के केस में जो EI की वैल्यू है वो सेम रहने वाली है, तो इसको हम के डिवाइड बाई आई लिख सकते हैं। ये पूरा कांस्टेंट ले लिया हमने। अब आई की वैल्यू क्या होती है, BD³ अपॉन 12, तो ये 12 ऊपर जाएगा, के अपॉन BD³ हो जाएगा। ठीक हो गया। अब केस 2, डिफ्लेक्शन 2 में क्या हो जाएगा, बी और डी की वैल्यू डबल हो जा रही है, तो अब बी और डी की वैल्यू डबल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2B इंटू 2D की पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका 12 के अपॉन 8×2 16 BD³। तो जो सिग्मा वन है, सिग्मा वन है, ये आपका हो जाएगा सिग्मा वन 60 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2। ठीक है, तो आप इसको परसेंटेज में निकालना है, तो आप एज्यूम कर लो, जैसे सिग्मा वन अगर मैं मान लूँ 32 mm अगर मैं सिग्मा वन मान लूँ, तो सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 mm। तो इसमें परसेंटेज ऑफ रिडक्शन पूछा है, तो सिंपल जो फॉर्मूला होता है आप उससे परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, परसेंटेज हो जाएगा आपका 2/32। बाद में 2 हो गया था और ओरिजिनल 2 था, डिवाइड बाई 100, तो ये आपका 6.25% आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ मीड स्पैन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। ये सिंपल सा बना है, PL³ अपॉन 48, यही होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको AC और AB इन दोनों पे फोर्स निकालना है। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका पॉइंट C हो गया। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू आप F मान लो, ये आपको 60 डिग्री दिया है, तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, तो F sin थीटा हो जाएगा। यहाँ पे sin 60 डिग्री इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो F है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0, यानी AC पे 0 फोर्स होगा। तो जो लोड P है ये पूरा जो है मेंबर CB शेयर करेगा, तो AB पे भी 0 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा D। ये है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम ऑफ लेंथ L फिक्स्ड, ये अगर एक इंच पे फ्री होता है सीधे 2L हो जाता है। इसका आंसर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन मॉड्यूलस निकालना है हॉलो सर्कुलर सेक्शन का, तो वो हो जाता है आपका सेक्शन मॉड्यूलस Z हो जाता है I/Y। यहाँ पे I हो जाएगा इसका π/64, D⁴ माइनस D⁴। D यहाँ पे एक एक्सटर्नल एक इंटरनल हो जाएगा, तो Y क्या होता है D/2। तो इसका आंसर होगा, क्लियर दिए नहीं है, ये हो जाएगा आपका π/32
डी। अब ये पाई बाई 32D इंटू डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम अंडर ए व्हील लोड कॉज बाई ए ट्रेन ऑफ मूविंग, इसका आंसर हो जाएगा ये। फॉर स्टेगलिंग इंडिटरमिनेट पिन जॉइंट के लिए आपको बताया डी एस की वैल्यू होती है एम प्लस आर माइनस 2J। तो जो एम की वैल्यू है जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा डिटरमिनेंट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एम जो है ग्रेटर देन 2J माइनस 3। बल्को मॉड्यूलस क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पे ILD निकालना है आपको पॉइंट बी पे जब RD पे 1 का हो, तो यहाँ पे आप 1 न्यूटन का मान ये 0 रहेगा, ये इस टाइप का ILD बनेगी। अब ये आपको 4 मीटर दिया है, ये 2 मीटर दिया है, ये हो जाएगा आपका 1। तो जो ये बी के कॉरस्पॉन्डिंग में जो ये हाइट आएगी वो 0.5 आ जाएगी सिमिलर ट्रायंगल से। ILD जो होती है बीम आर्चेस स्ट्रेसेस किसी के लिए भी ड्रॉ कर सकती है। द सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। अगला क्वेश्चन है कॉलम एनालॉगी मेथड में जो फैक्चुअल रिजिडिटी उसको L अपॉन ये लेते हैं, इसका आंसर ए हो गया। स्ट्रेन एनर्जी यू आपको बताइए हाफ एम इंटू थीटा होता है, जहाँ एम अपॉन आई इक्वल टू ई थीटा अपॉन एल। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी एम एल अपॉन ई आई। ठीक है, तो ये स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, यहाँ पे एल की जगह पे हम डी एक्स रख देंगे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, एक रिजिड जॉइंट फ्रेम ये है, तो इसमें स्वे लेफ्ट को गया राइट को गया ये पता करना है। तो नॉर्मल है, लोड यहाँ पे लगा है, सेंटर पर लगा है, बट जो इधर का और इधर का सेक्शन है वो सिमेट्रिक नहीं है, तो ये हमेशा लेफ़्ट को शो करेगा, क्योंकि लेफ़्ट को जो लेंथ है वो ज़्यादा है एज कर, तो हो जाएगा। द स्लोप डिफ्लेक्शन इंस्ट्रक्शन है फॉल इन कैटेगरी ऑफ। आपको पता है स्लोप जो डिफ्लेक्शन मेथड होता है वो हम स्टिफनेस मेथड होती है। इन टू वे हिंज पैराबोलिक आर्च इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो 2 हिंज होता है, ये आर्च है आपका, एक हिंज यहाँ पे है, एक हिंज यहाँ पे है। जब इसका ये आर्च का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये एक्सपेंड होना जाएगा, बट हिंज की वजह से एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, तो ये हॉरिजेंटल जो डायरेक्शन है वो इंक्रीज होगी, इंक्रीज द हॉरिजेंटल थ्रस्ट। अगला है पिन जॉइंट फ्रेम है, तो यहाँ पे आपको बताना है कैसा है करके। तो जो DS का फॉर्मूला होता है पिन जॉइंट फ्रेम के लिए होता है M प्लस R माइनस 2J। अब यहाँ पे मेंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, प्लस रिएक्शन कितनी है 2 और 1 3 माइनस 2 इंटू जॉइंट कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाता है आपका 12 और 3 15, 7 दूनी 14, 1 आ रहा है, तो ये रिजल्टेंट फ्रेम हो जाता है। अगला मुझे क्वेश्चन है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछा है। एक कैंटिलीवर बीम है, डब्ल्यू एंड पे लोड लगा है, तो आपको पता है उसका ट्रायंगुलर बनता है हमेशा, तो आंसर ये हो जाएगा। अब इसमें फिगर नहीं दिया है तो मैं बता देता हूँ, ये है, यहाँ पे भी हिंज है, यहाँ पे भी हिंज है, ये एम लग रखा है यहाँ पे, ये थीटा, ये ए पॉइंट हो गया आपका और ये बी हो गया, तो आपको यहाँ पे ये हो गया आपका ए पॉइंट इधर साइड। तो जो यहाँ पे आपको थीटा ए और थीटा बी का रेशियो पूछा है, तो सिंपल है, अगर यहाँ पे थीटा बी है तो यहाँ पे जो थीटा ए की वैल्यू होगी, थीटा ए की वैल्यू होगी वो थीटा बी का आधा होगी, तो यहाँ पे थीटा ए और थीटा बी का रेशियो 1:2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको स्टैटिक और काइनेमेटिक डिटर्मिनेशन निकालनी है। सबसे पहले स्टैटिक निकालते हैं। ठीक है, स्टैटिक को NS वगैरह फ्रेम दिया है, तो ये हो जाता है आपका फ्रेम के लिए क्या होता है 3M प्लस R माइनस 3J।
मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 3 गुणा 5 प्लस आर कितने हो गए, 3 4 5 6 7 माइनस जॉइन 3 इंटू जे, जॉइन कितने, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल जो एन एस आ गया 3 पंचे 15, 3 छः 18 माइनस 3 4 आ गया। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 4 आ गया। अब काइनेटिक का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक का 3c माइनस आर होता है, 3j माइनस आर। अब यहाँ पे जॉइन कितने, 1 2 3 4 5 6, जितनी बार जितने 18, 18 माइनस 7 आपका आ जाएगा 11। लेकिन नेगलेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन क्या है, तो इसमें माइनस जितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वो माइनस कर देंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 माइनस कर देंगे, तो जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 6 आ जाएगी। तो ये 4 एंड 6 हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। एक फिक्स बीम ऑफ स्पैन एल इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड, पता ही है फिक्स एंड, ये है इसका फिक्स एंड मोमेंट पूछा था, WL²/12 होता है डी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मेथड ऑफ एनर्जी। जो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड होती है उसे हम फोर्स मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और फोर्स मेथड कब यूज करते हैं, जब डिग्री ऑफ काइनेटिक इंडिटरमिनेसी ग्रेटर देन स्टैटिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जब लेसर डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी होती है। रेनकाइन फार्मूला सिंपल है, जो रेनकाइन फार्मूला होता है वो लॉन्ग और शॉर्ट कॉलम दोनों के लिए होता है, तो उसमें ये सिलेंडर L/R का रेशियो डिफाइन नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इन प्लेट ग्रेडियर जो वेब प्लेट प्रोवाइड की जाती है, जब जो सिलेंडर एंड रेशियो 85 से ज़्यादा हो जाती है। तो ये प्लास्टिक डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, जो नंबर ऑफ हिंज रिक्वायर्ड पी होते हैं वो नंबर ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जितनी होती है +1 होता है, इसका आंसर सी हो गया, ठीक। अलाउेबल एवरेज शेयर स्ट्रेस इन अनस्टेप्ड वेब ऑफ बीम M250 ग्रेड के लिए होता है 0.6 FY। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 150 आ जाएगा, 74 का सी। अगला क्वेश्चन है, स्टील प्लेट इतना है, तो आपको नेट सेक्शन निकालना है। तो इस मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मान लो ये स्टील प्लेट मान लो, ठीक है। इसकी लंबाई जो है 300 mm है और 10 mm की, ठीक है, 10 mm की, ठीक है। अब इसमें एक बोल्ट का होल हो गया है, ठीक है। जो होल की डै है वो 20 होगी, तो आपको नेट सेक्शन निकालना। नेट सेक्शन ये होगा आपका, मतलब टोटल एरिया माइनस ये वाला एरिया, तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10 माइनस 20 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपका 2800। अगला है आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोल सेक्शन बी, ए बी द एरिया ऑफ कॉर्ड प्लेट इन वन प्लेन, मिनिमम इनर्शिया ऑफ बिल्ट अप प्लेन, ठीक है। इसको अगर नहीं आता है तो इसको आराम से कर सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट होती है मीटर/4 या mm की पावर 4 में होती है, तो ये तो हट जाएगा। इसमें ये m² हो गया, ये m³ हो गया, मतलब मीटर² मीटर³ हो गया, ये हो जाएगा। ये भी मीटर³ में आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बचे कौन सा, ए और डी। अब ए में क्या होता है, जब भी आप वो बिल्टअप प्लेट गिटर लेते हैं तो उसमें जो 2 प्लेटें यूज होती हैं मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम केसेस में 2 ही होती हैं, तो ये तुक्का मार के सीधे ए ही हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट ग्रेडर जो है वो 1.1 √m/p/T/W होता है। नॉर्मली जो पिच ऑफ रूफ ट्रस होता है वो 1/4 से लेके 1/6 तक लेते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79, जो गैंट्री ग्रेडर्स होता है आपको पता है क्रेन में यूज होता है, तो क्रेन में क्या होता है, लेटरल, लॉन्गिट्यूडल और वर्टिकल तीनों टाइप के लोड लगते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
एज पर IS कोड जो मिनिमम पिच होता है कंप्रेशन के लिए 12 की और 2 से लेस लेते हैं। इन प्लेट गेजर जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो प्राइमरी फ्लैंज प्लेट रजिस्ट करती है। कुछ लोग इसमें टिक लगा देंगे फ्लैंज एंड एंगल प्लेट, ये नहीं होता है। एंगल तो खाली फ्लैंज को वेब से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिविट इज डायमीटर और रिविट होल हो गया, इसका आंसर ये हो गया। फॉलोइंग सेक्शन है लार्जेस्ट शेप फैक्टर डायमंड का होता है, इसका शेप फैक्टर 2 हो गया। ऐसा आई सेक्शन का 1.2 के आसपास आता है, रेक्टेंगुलर का 1.5 हो गया और सर्कुलर का 1.7 होता है, सॉलिड सर्कुलर का पता नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन शुड परफेक्टली बी यूज एट द प्लेस वेयर टॉर्सन अकर। आपको पता है टॉर्सन डायरेक्टली T अपॉन J इक्वल टू G अपॉन वाई होता है। तो जो टॉर्सन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J है, तो इसमें से J की वैल्यू यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा जिसका होगा वो होगा इसका आंसर। तो बॉक्स टाइप सेक्शन का सबसे ज़्यादा होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब जो है लोड फैक्टर जो होता है F अल्टीमेट मतलब अल्टीमेट लोड और वर्किंग लोड का रेशियो होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम 1 इंटू फ्री एंड एक इंटू फ्री है, एक डिस्टेंस है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मतलब 12। द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन द स्लैब बेस जो होती है वो 185 है, वैसे कोड में इतना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंबर विथ सपोर्ट कवरिंग मटेरियल ऑफ स्ट्रीप मेंबर ऑफ स्टील रूफ, वो होता है राफ्टर कवरिंग। आपको स्टील रूफ का पता ही होगा, ये आपका ये हो गया, ये पर्लिन हो गया, फिर यहाँ पे ऐसे करके ये राफ्टर हो गया, ये वर्टिकल में जो है ये ऐसे राफ्टर होता है, ये कवरिंग, तो ये कवरिंग मटेरियल को सपोर्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिविट जॉइंट इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस। डबल कवर बट जॉइंट हो गया, ये होता है, ये होता है। यहाँ पे लोड यहाँ पे सेंट्रोइड में लोड वर्क करता है, बाकी एक कवर ऊपर से एक नीचे से प्रोवाइड करा देते हैं, तो इसमें एक ही डायरेक्शन, मतलब इसमें बेंडिंग स्ट्रेस नहीं आता है। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फ्लैट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन, ये होता है 4 टाइम्स ऑफ वेल्ड साइज। फॉर रिविट 20 mm डाया, तो डाया का होल क्या होता है 1.5 mm इंक्रीज कर दो, तो इसका आंसर बी हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो पर स्ट्रक्चर स्टील का जो होता है 0.3 होता है। अपर बॉन्ड थ्योरम प्लास्टिक एनालिसिस में जो होता है जी, तो इसका आंसर सी हो गया। तो प्लास्टिक थ्योरी इज जनरली यूज फॉर रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए यूज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ पिच रूफ इंडस्ट्रियल स्टील बिल्डिंग प्राइमरी रजिस्ट लिटरल लोड पैरेलल टू द रीच, इसका आंसर हो गया आपका फर्लिन, सॉरी ब्रेसिंग। ब्रेसिंग क्या होता है, जो रूफ वगैरह का स्ट्रक्चर होता है तो ऐसे करके जो सपोर्ट के लिए ऐसे करके क्रॉस में बनाए जाते हैं, तो ठीक है, यही लोड को रेस्ट करते हैं। 2 फ्लैट इतना और इतना क्या वेल्डेड बाई वी पट हो, तो परमिशन स्ट्रेस इतना, तो स्ट्रेंथ निकालनी, तो स्ट्रेंथ क्या होता है सिग्मा इंटू इफेक्टिव एरिया। ठीक है, सिग्मा दिया है आपको 142, अब एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा कम वाला लेंगे। आपको पता है टी मिनिमम लेते हैं कभी भी स्टील में जब करते हैं, तो 110 इंटू 12, ये आ रहा है आपको 187.44 किलोमीटर। फैक्टर और सेफ्टी जो होता है यील्ड स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का रेशियो होता है, तो ये हो जाएगा। तो लोड फैक्टर अप्लाइड टू डेड लोड और लाइव लोड इन डिजाइन ऑफ स्टील से 1.5 लेते हैं, बी हो जाएगा। तो शेप फैक्टर ऑफ आई सेक्शन क्या होता है 1.2 से 1.1 से 1.2 के बीच में होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आई सेक्शन दिया है, इसका न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम टॉप वाई बार निकालना है आपको। वाई बार क्या होगा, पहले तो टॉप का एरिया क्या होता है 400 इंटू 100 इंटू वाई 1 बार, ये हो जाएगा आपका 50 प्लस, अब नीचे वाले के लिए निकालेंगे, इसका एरिया हो गया 500 इंटू 100 इंटू वाई टू बार क्या हो जाएगा 100, ये 500 का आधा 250 100 350 डिवाइड बाई टोटल एरिया 400 गुणा 100 प्लस 500 गुणा 100, ये आ गया प्लस 500 गुणा 100,
तो ये आपका सॉल्व करके 216 mm के आसपास आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, इसमें कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालना है। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया लिक्विड लिमिट माइनस नॉर्मल वाटर कंटेंट डिवाइड बाई लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो यहाँ पे वैल्यूज़ दी हैं, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 75% से आ जाएगा। अगला वेस्टरगार्ड जो एनालिसिस होता है वो स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए होता है। बी, द परमेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इज़ वेरी लो। जो होता है क्ले के लिए सबसे कम होती है, इसके लिए लेस देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम अलाउबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग 1.5 लेते हैं। इसका आंसर सी हो गया। लिक्विफेक्शन क्या होता है, जब सैंड अपनी से स्ट्रेंथ लूज़ कर देता है। तो इसका आंसर बी हो जाता है। तो डार्सी लॉ होता है, ग्रेवल्स के लिए अप्लाई नहीं होता है, फाइन सॉइल के लिए होता है, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं। फिर इन ओवर ड्राइड सॉइल मास इतना दिया है, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी जी की वैल्यू निकालनी है। तो जी होता है आपका W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। अब यहाँ पे आपको जो W1 है वो खाली पिग्नोमीटर का वेट है, W2 पिग्नोमीटर प्लस सॉइल का वेट हो गया, W3 पिग्नोमीटर सॉइल और वाटर का वेट हो गया, और W4 पिग्नोमीटर प्लस वाटर का वेट हो गया। तो आपको यहाँ पे जो 200 ग्राम दिया है ये सॉइल का वेट दिया है, तो ये W2 माइनस W1 200 ग्राम दिया है। तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, यहाँ पे भी W2 माइनस W1 इसकी वैल्यू भी 200 आ जाएगी। यहाँ पे जो ये 1605 ग्राम है W3 है, और ये 1480 ग्राम जो है वो W4 है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 2.67 करके आ जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। द डेंसिटी इंडेक्स इन टर्म यूज ऑफ एक्सप्रेस रिलेटिव कम्पैक्टनेस ऑफ, ये होता है कोहेजनलेस सॉइल, सैंड के लिए यूज होता है। ये हो गया। इन लेबोरेटरी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो सॉइल की होती है उसके लिए कांस्टेंट हेड टेस्ट किया जाता है। ये भी कांस्टेंट हेड टेस्ट भी सैंड के लिए यूज होता है। Due to large leakage of and flood damage problem, following type of coffer dam is not preferred. Cantilever seal pipe इसको प्रीफर नहीं किया जाता है। एच पाइल जो होती हैं वो स्टील फाइल से होती हैं, ठीक है। रोटेशन ऑफ मशीन अबाउट वाई जेड एक्स आर रिस्पेक्टिवली। नॉर्मली जो एक्स डायरेक्शन में जो रोटेशन होता है उसे हम पिचिंग कहते हैं। तो एक्स में एक ही मिल रहा है हमको, ये डी ऑप्शन, तो इसका आंसर डी होगा। सॉइल है, इसकी मैक्सिमम डेंसिटी इतनी है, वाइड रेशियो निकालना आपको, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है। तो आपको पता है गामा डी जो होता है जी इंटू गामा W 1 + E। तो यहाँ से आप निकाल लोगे, गामा डी की वैल्यू आपको 16 दी है, गामा W 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गया, जी की वैल्यू दी है, ई आप यहाँ से कैलकुलेट कर दोगे तो आंसर भी आ जाएगा आपका 0.625। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द इंटाइटस, ये अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट हो गया, इसमें पानी निकलेगा ही नहीं। अब इसमें ये सॉइल सैंपल की पोरोसिटी इतनी थी, आपको वॉइड रेशियो निकालना है। वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता है पोरोसिटी डिवाइड बाई 1 माइनस पोरोसिटी। अब यहाँ पे पोरोसिटी 40 है, तो आप जब इसको ये आ जाएगा आपका 40 डिवाइड बाई 60। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 66.67% आएगा, फ्रैक्शन में 0.66 आएगा। तो ये कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल साइज पे भी डिपेंड करता है, वॉइड रेशियो पे भी डिपेंड करता है, और शेप पे भी डिपेंड करता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ सॉइल सैंपल नियरली इक्वल टू 1। CU इक्वल टू 1 है, तो ये आपका हो जाएगा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। पोलली और यूनिफॉर्मली लगभग सेम ही होता है, इसका मतलब भी और इसका मतलब भी, बट दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए, बी एंड सी। इफ ए सॉइल सैंपल इज ड्राइड बियॉन्ड इट्स सिंक्रेज लिमिट,
तो आपको बताया इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, सिंपल लिमिट ही वो लिमिट होती है जिससे नीचे ड्रैग करने पे वॉल्यूम चेंज ना हो। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, ये आई डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ई मैक्स कितने देर का है, 0.6 माइनस ई नेचुरल क्या हो गया 0.4 डिवाइड बाई 0.6 माइनस 0.2। तो ये आपका 50% आ जाएगा। द प्रोसेस बाय विच द सॉइल पार्टिकल आर्टिफिशियली रीअरेंज इनटू ए क्लोजर स्टेट ऑफ कॉन्टैक्ट बाय मैकेनिकल मीन इन ऑर्डर टू डिक्रीज इन पोरोसिटी। ये कंपैक्शन होगा, कंसोलिडेशन नहीं होगा, कंपैक्शन होगा। ये दिया आपको फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सहवाग का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से E इक्वल टू WG/SR आ गया। अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल आर ऑब्टेन बाय थिन वॉल सैंपल, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें बल्क डेंसिटी आपको 21 दी है, वाटर कंटेंट दिया है, आपको ड्राई डेंसिटी। तो आपको पता है गामा T इक्वल टू होता है गामा D इंटू 1 प्लस वाटर कंटेंट। अब यहाँ से आप गामा टी आपको दिया 21, गामा डी निकालना है आपने, और वाटर कंटेंट है 1.08 हो जाएगा। तो ये डिवाइड कर देना, आपको ये 19.44 आ जाएगा। द लोड ऑफ 400 किलो न्यूटन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर। अब ये स्ट्रेस निकालना है आपको 2 मीटर डेप्थ पे। अब आप ये हो गया आपका, ये 3, ये भी 3 मीटर का है। ठीक है, अब जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे है इसका, 2 वर्टिकल 1 हॉरिजेंटल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर 2 मीटर वर्टिकल जा रहा है तो 1 मीटर हॉरिजेंटल जाएगा। तो ये जो आपकी डेप्थ है ये 2 मीटर है, तो हॉरिजेंटल डेप्थ आपकी वहाँ पे ये भी 1 मीटर होगी और ये भी 1 मीटर होगी और ये होगी 3 मीटर। तो टोटल आपकी हो जाएगी 5 मीटर। ऐसे करके ये उसकी आपकी विड्थ होगी, ऐसे करके इसकी लेंथ भी 5 मीटर हो जाएगी। तो आपको स्ट्रेस पूछा है 2 मीटर इस पॉइंट पे जो नीचे वाला है, यहाँ पे स्ट्रेस पूछा है। तो स्ट्रेस के वजह से लोड अपॉन एरिया, यानी 4000 डिवाइड बाई एरिया आपका 5 × 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका 160 आ रहा है, पी हो जाएगा। द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल सैंपल विल बी, जब इंट्रैप्ड एयर होता है तो परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ ड्रेनेज ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल सैंपल जो होता है इलेक्ट्रोऑस्मिक मेथड। कैंटिलीवर सीट फाइल जो होती है उनकी जो स्टेबिलिटी होती है सॉइल की जो लेटरल रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करती है। इफ अब आपको पता ही है, ये हो गया, ये सॉइल फेलियर होता है, या ये जो ऊपर का पोर्शन हो गया ये आपका फेस हो गया, ये आपका टो हो गया नीचे वाला, और ये आपका यहाँ पे बेस हो जाता है। तो जब फेलियर जो प्लेन है वो अबव द टो होता है तो उसको फेस फेलियर बोलते हैं। फेस फेलियर या स्लोप फेलियर एक ही बात हुई। अकॉर्डिंग टू टर्जा की इक्वेशन आपको पता है CNC होता है, NC की वैल्यू 5.7 दी है, C10 दिया है, तो इसका आंसर C हो जाएगा 57। अगला जो मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट आइसोलेटेड फुटिंग सैंडी सॉइल के लिए 25 mm होता है, इसका आंसर D हो जाएगा। द मेजर लॉस ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जी इन पाइप फ्लो जो होता है फ्रिक्शन की वजह से होता है। द बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल क्रॉस सेक्शन जो होता है मिनिमम वेटेड पेरीमीटर होना चाहिए। द कंडीशन फॉर द फ्लो ऑफ फ्लूइड बर्नौली इक्वेशन जो होती है ये हो गया इसका आंसर। स्टेडी भी होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल भी होना चाहिए और आइडियल भी होना चाहिए। ए गैस आर कंसिडर इनकम्प्रेसिबल इफ मैक नंबर जो होता है लेस देन 0.2 होता है। डी हो गया आंसर। द टाइप ऑफ वॉर्टेक्स, फ्री वॉर्टेक्स बोलते हैं जब वास्ट बेसिन में जो भी होता है। द एक्सप्रेशन फॉर काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाई डेंसिटी। पाइप इन सीरीज प्रॉब्लम, जो जब पाइप सीरीज में होते हैं तो उनका डिस्चार्ज सेम होता है ईच पाइप से।
इसका आंसर हो गया आपका ए। सर्ज टैंक जो होते हैं वो रिलीज द प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर, इसका आंसर सी होता है। टर्बुलेंट फ्लो थ्रू द रफ पाइप, द फैक्टर इज नोटेशन हैव दियर। जो रफ पाइप होता है उसके टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो होता है वो 4000 से ज़्यादा होना चाहिए। अगला जो नोचेस होते हैं वो फ्लो रेट मेजर करते हैं, फ्लो रेट या डिस्चार्ज मेजर करने के काम आते हैं। द लैमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी 1.5 होती है। तो पिटोट ट्यूब होता है वो वेलोसिटी हेड को मेजर करता है, तो इसका आंसर सी हो गया। द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट ऑफ पाइप जो होता है उसका आंसर डी हो गया, V1 माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। ये मॉडल और स्पिलवे स्केल रेशियो 1:9 दिया है। ये प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज दिया है, तो आपको मॉडल का डिस्चार्ज निकालना है। देखो QP डिवाइड बाई QM इक्वल टू LR की पावर 2.5। ठीक है, अब इसमें क्या है, नॉर्मल सी बात है, जो मॉडल का डिस्चार्ज होगा वो प्रोटोटाइप से कम ही होगा। तो यहाँ पे मैं LR को 9 ले लेता हूँ, कोई 1/9 भी लेता है, बट मैं 9 लेके करता हूँ। तो यहाँ से आपको जो QM मॉडल का आ जाएगा निकालना है, तो QM आ जाएगा आपका QP डिवाइड बाई 9 की पावर 2.5। और आपको QP की वैल्यू दी है 486। इसको आप डिवाइड करो, सॉल्व करोगे तो 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा मॉडल। द फ्लो अराउंड ए स्पेयर इज टेकिंग प्लेस विद रेनॉल्ड नंबर इज जस्ट ग्रेटर देन 500 इंटू 10 की पावर 3 है। तो वैल्यू ऑफ CD जो होती है वो 0.2 होती है, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फॉर फ्लो थ्रो पोरस मीटर डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल, जो रेनॉल्ड नंबर होता है लेस देन 1 होना चाहिए डार्सी लॉ के लिए। कैविटेशन इन पाइप क्या होता है, जब जो प्रेशर होता है वो पाइप के अंदर वो वेपर प्रेशर से कम हो जाए या वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होता है कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला ये जो वी एस जो टेंजेंट वेलोसिटी ये दिया है, ये दिया है। एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये सीधा हो जाता है। आपको पता है एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इतने हैं, इनमें से जो है सिर्फ सी है जिसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बाकी ये अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है स्पेयर का पार्टिकल दिया है, तो आपको इसमें डायरेक्ट कोएफिशिएंट निकालना है। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसमें सिर्फ डाया और वेलोसिटी दी है, तो इतने कम से नहीं निकलेगा डायरेक्ट कोएफिशिएंट। तो मूडी डायग्राम होता है वो फ्रिक्शन फैक्टर, रेनॉल्ड नंबर एंड रिलेटिव रफनेस तीनों तीनों के लिए होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। और इंटरप्शन इन फ्लो ऑफ ए साइफोन, जो एयर वेसल होता है वो समिट पे प्रोवाइड किया जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द कंजुगेट डेप्थ ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, जो जंप है 0.5 है, 2.5 है। तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 का क्यूब डिवाइड बाई 4 y1 y2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.6। ये y1 ये y2 दिए हैं आपको। अगला 2 डायमेंशनल फ्लो है, स्टीम फंक्शन दिया है आपको 8.3,4 पे वेलोसिटी निकालनी है। तो जो u होगा आपका डेल साइड डिवाइड बाई डेल वाई, माइनस का हो गए तो ये आ जाएगा -2x, x की वैल्यू 3 है तो ये आपका आ जाएगा -6। अब इसी प्रकार v हो जाएगा आपका डेल साइड डिवाइड बाई डेल x, आ जाएगा आपका 2y, y की वैल्यू है 4 तो यह आ जाएगा आपका 8। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी वो v स्क्वायर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो ये आपका 6 का 36, 8 का 64, 10 आ जाएगा अंडरूट 110। जो मैक नंबर होता है वो करेक्टरिस्टिक वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ साउंड का रेशियो होता है। जो वाटर हैमर होता है, जो वाटर हैमर में जो प्रेशर राइज होता है वो
वह वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल दी अब। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल स्क्वायर T-1। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है CT=CB/CC। लेमिनार फ्लो है तो एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा दिया है यहाँ पे, तो अल्फा होता है काइनेमेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, तो उसकी वैल्यू होती है 2 स्टेज इन क्रशिंग सुपरसोनिक मिसाइल एयर बाई। तो सुपरसोनिक जो मिसाइल्स होती हैं उसमें रेनॉल्ड नंबर्स और मैक नंबर इन दोनों की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनिंग ऑफ, जो लाइनिंग कैनाल की लाइनिंग की जाती है वो ऑल ऑफ द अबव हो गया। सीपेज लॉस भी कम किए जाते हैं, इरोजन भी कम किया जाता है, डिस्चार्ज भी इंक्रीज हो जाता है उससे। लेसी थ्योरी के साथ आपको मीन वेलोसिटी दी है, सिल्ट फैक्टर 1 है, तो आपका हाइड्रोलिक रेडियस निकालना है। आर का फॉर्मूला 5/2 V² डिवाइड बाई एफ। वी आपको दिया है 1 दिया है, तो ये 2.5 हो जाएगा। पर्पस ऑफ क्रॉस रेगुलेटर इन कैनाल जो होता है हेड ऑफ वाटर लेवल को उठाने के लिए, ताकि उससे जो होता है कैनाल्स में प्रोवाइड कराया जा सके। इसका आंसर है सी। एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल इज कंट्रोल बाय, ये होता है सिल्ट एक्सक्लूडर। ये होगी आपकी, ये नॉर्मल जो रिवर होगी, यहाँ पर आपका कैनाल होगी साइड पे, तो जो ये सिल्ट एक्सक्लूडर है ये ऊपर पे अप स्ट्रीम पे, कैनाल के जो अप स्ट्रीम होगा वहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, और जो सिल्ट एक्जेक्टर और इजेक्टर होते हैं वो डाउन स्ट्रीम पे किया जाता है। हाइड्रोलिक जंप में जो होता है रैपिड होता है, फ्लो कंडीशन जो होती है रैपिड होती है। मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स इन ग्रेविटी डैम एक्ट 200 रिजर्वायर, ये होता है आपका ग्रेविटी डैम। इस टाइप का बनता है ट्रेपेजोइडल शेप हो गया, ये आपका हील हो गया, ये हो गया आपका टो। तो जब रिजर्वायर फुल रहेगा, एक तो इसका सेल्फ वेट डाउन की ओर को लगेगा, जब रिजर्वायर फुल रहेगा तो पानी का जो फोर्स लगेगा वो इधर की ओर को लगेगा, तो इस टो पे जो होगा कंप्रेसिव फोर्स की मैक्सिमम होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मोस्ट एडवर्स कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्लो फॉर द अपस्ट्रीम फेस ऑफ द अर्थन डैम क्या होता है, जब सडन ड्रॉ डाउन हो जाए, इसका आंसर सी हो गया। इन रिवर जो स्प्रूस होते हैं वो ट्रेन द फ्लो ऑफ अलॉन्ग द स्पेसिफाइड, जो फ्लो की डायरेक्शन होते हैं उसको ट्रेन करने के लिए रिवर ट्रेनिंग वर्क में आता है स्प्रूस और ग्रेन्स वगैरह, इसका आंसर ये हो जाएगा। एट द साइड वेयर विड्थ आपको दिए है रिवर की 6 पायल लगे हैं, तो आपको विड्थ ऑफ वाटर वे का निकालना है, तो ये रिवर हो गया आपकी टोटल 111 मीटर की है। अब क्या है, इसमें 6 पायल लगे, 1 2 3 4 5 6, हर की जो थिकनेस है वो 1 मीटर है, ठीक है। तो आपको जो बीच में जो वाटर वे बनना है, तो एक वाटर वे की विड्थ कितनी है वो निकालनी है, तो आपका ये आ जाएगा टोटल 111, मैंने 6 तो पायल भी हो गया, उसका डिवाइड बाई 6, 1 मीटर की चौड़ाई है इनकी, और वाटर वे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 7, तो आ जाएगा आपका 15 मीटर, इसका आंसर सी हो गया। आर्च डैम, इडुक्की डैम है जो, वो आर्च डैम है इंडिया का, बी ऑप्शन। फॉर यूनिफॉर्म फ्लो के लिए जो होता है ये सब बराबर होना चाहिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। बेड स्लोप, एनर्जी स्लोप और वाटर सरफेस स्लोप बराबर होना चाहिए। लेसी रिजिम इक्वेशन के लिए जो एस होता है वो सी हो गया, एस इक्वल टू 1/3340 F की पावर 5/3 डिवाइड बाई Q की पावर 1/6। इस सॉइल कंपोज्ड ऑफ लूज ग्रेनुअल ग्रेडेड मटेरियल, इसको बोलते हैं इनकोहेरेंट एलुवियम, इसका आंसर बी हो जाएगा। द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी, मैक्सिमम बच्चे स्पेसिफिक यील्ड करके आ जाते हैं, वो गलत है।
अकॉर्डिंग टू खोसला थ्योरी द एग्जिट ग्रेडियंट इन द एब्सेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम कट ऑफ जो होता है इन्फिनिटी होती है, सी आंसर। तो सादा टाइप फॉल होता है तो रेक्टेंगुलर क्रेस्ट के लिए डिस्चार्ज की वैल्यू लेस देन 14 होनी चाहिए, 14 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर 14 से ज़्यादा हो गया तो उसमें हम ट्रेपेजॉइडल क्रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। इन सेगमेंट साइज जितना है आपको सिल्ट फैक्टर निकालना है, तो सिल्ट फैक्टर आपको पता ही है क्या होता है, 1.76√d। तो यहाँ पे d.81 दिया है, इसको सॉल्व करके 1.5884 आ जाएगा। अगला है इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्यू टू टॉपोग्राफी, जब जो एरिया होता है वो कम हो या स्पेस ना हो प्रॉपर, तो कौन सा स्पिल पे यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर है आपका शाफ्ट स्पिल पे। नॉर्मल क्या होता है, ये जैसे ये कोई डैम का ये आपका टॉप ही हो गया, यहाँ पे पानी है, अब जो स्पिलवे के लिए एक्स्ट्रा जगह नहीं है तो आप यहीं पे एक स्पिलवे बना देते हैं। तो जब पानी का लेवल राइज करता है तो ये पानी इसके अंदर फ्लो होता है और यहीं से नीचे से पूरा शाफ्ट जैसा होता है, तो स्पिलवे होते हैं, अंदर के अंदर पानी निकल जाता है। क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो 2 है तो क्या होगा, इसमें है स्कोरिंग। जब क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो 1 होता है तो ना तो सिल्टिंग होती है ना स्कोरिंग होती है। जब लेस देन 1 हो जाएगा तो सिल्टिंग होने लग जाएगी और ग्रेटर देन 1 होगा तो स्कोरिंग होने लग जाएगी। बाई यूज ऑफ लाइट थ्योरी ऑफ डिजाइन ऑफ द फ्लोर इतना दिया। थिकनेस ऑफ फ्लोर, तो थिकनेस ऑफ फ्लोर टी का फॉर्मूला होता है H/G-1, और इसमें 4/3 की जो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका 0.4 मीटर आ जाएगा। थैंक यू। अब कुछ ही दिनों में इसका सेकंड पेपर जो है वो भी, उसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।